प्रिय शिक्षार्थियों, आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में स्वागत है। मैं आपका रसायन विज्ञान शिक्षक आज आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में आणविक विन्यास का अंतर होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठोस में प्रबल अंतराण्विक बलों के कारण पूरी व्यवस्था रहती है, परंतु गैसों में दुर्बल अंतराण्विक बलों के कारण पूरी अव्यवस्था होती है। द्रव, गैस और ठोस अवस्थाओं के बीच में आते हैं। द्रवों के गुणधर्म उनके वर्तमान आणविक अवस्था तथा अंतराण्विक बल के आधार पर होते हैं। आइए पदार्थ के विभिन्न गुणधर्म के बारे में जानते हैं। पहला, आयतन। द्रव जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रवों में आकर्षण बल अणुओं को एक निश्चित सीमा में गतिशील रखने के लिए पर्याप्त होते हैं, परंतु ये इतने प्रबल नहीं होते हैं कि उन्हें निश्चित स्थिति में रखें। द्रव का आयतन सामान्य अवस्था में कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि अगर आप 1 लीटर पानी को एक से अधिक पात्र में रखेंगे और अगर उसके आयतन को आप ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे कि उसका आयतन एक से अन्य पात्र में रखने के बाद भी एक समान होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि द्रव का आयतन कभी भी बदलता नहीं है। संपीड्यता। द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं। किसी पदार्थ की संपीड्यता बल लगाए जाने पर उनके सिकुड़ जाने की क्षमता होती है। आइए हम इसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं, और इस प्रयोग के लिए हमें निम्न आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको चाहिए एक सिरिंज, एक ग्लास और पानी या जल। इस प्रयोग को करने के लिए हमें इस विधि का पालन करना है। सबसे पहले सिरिंज के प्लंजर को खींचकर इसमें जल को भर लें। जल का आयतन नोट कर लें। सिरिंज के ठुंड को अंगुली से बंद करके प्लंजर को दबाएं। हमने यह प्रयोग किया। आइए अब इसका परीक्षण करते हैं। क्या पानी का आयतन बदला? नहीं, पानी के आयतन में कोई बदलाव नहीं आया। इससे यह ज्ञात होता है कि द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि द्रव में अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। इसी कारण इसको हम और अधिक संपीड्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस प्रयोग द्वारा यह ज्ञात हुआ कि द्रव असंपीड्य होते हैं। द्रव के एक और गुण के बारे में जानते हैं, वो है विसरण। किसी पदार्थ के अधिक सांद्रण वाले भाग से कम सांद्रण वाले भाग में फैलने के प्रक्रम को
विसरण कहते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, आइए हम इसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इस क्रियाकलाप में क्या क्या सामग्री चाहिए, वो है एक ग्लास, जल, नीली स्याही और एक ड्रॉपर। इस क्रियाकलाप को करने के लिए मैं आपको विधि बताता हूँ। इस में आप सबसे पहले ग्लास में थोड़ा पानी लें, इसमें ड्रॉपर के द्वारा नीली स्याही की कुछ बूंदें पानी में मिलाएं। आपने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के बाद आपने क्या पाया? प्रारंभ में स्याही पानी में नहीं मिली और कुछ समय पश्चात ग्लास का सारा पानी स्याही के पानी में संपीड़न के कारण रंगीन हो गया। इससे यह पता चलता है कि दोनों द्रवों के अणु गतिशील होते हैं और अधिक सांद्रण वाले भाग से कम सांद्रण वाले भाग में फैलते हैं। आपने जब स्याही को पानी में डाला तो स्याही के कण पानी के कण के साथ विसरित होते हैं और धीरे धीरे पानी के कणों के बीच स्याही के कण फैल जाते हैं, जो अंत में पूरे पानी का रंग नीला बना देता है, जो यह प्रमाणित करता है कि द्रव में अणुओं के बीच कुछ स्थान होता है जिसके कारण नीले रंग के कण जो स्याही में मौजूद हैं आपस में एक दूसरे के साथ विसरित हो जाते हैं और पानी का रंग बदल जाता है। अब हम जानते हैं वाष्पन क्या होता है। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में परिवर्तित होता है। सामान्य ताप पर भी द्रव के कुछ अणु उच्च वेग से गति करते हैं, अतः इन अणुओं की उच्च गतिज ऊर्जा होती है। वे द्रव के अणुओं के आकर्षण बल को पराभूत करके द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जल के अणु किस प्रकार जल के सतह से ऊपर उठ रहे हैं। यह प्रक्रिया वाष्पन को प्रदर्शित करती है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। पृष्ठ क्षेत्रफल। अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल से वाष्पन ज़्यादा जल्दी होता है। उदाहरण स्वरूप, गीले कपड़ों को जल्दी सुखाने के लिए कपड़ों को फैलाकर हम पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कपड़ों को धोने के बाद अगर हम गलती से किसी कपड़े को बिना फैलाए रख दें और दूसरे कपड़ों को फैला कर रख देंगे, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जो कपड़ा फैला हुआ है वो जल्दी सूख गया, जबकि जो कपड़ा ऐसा ही रखा हुआ है वो अंदर से सूखा हुआ नहीं होता है। ये प्रमाणित करता है कि जैसे जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, वाष्पन की प्रक्रिया भी बढ़ती है। इस वाष्पन की प्रक्रिया में तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जबकि बरसात और सर्दी के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं? और इन सब के पीछे तापमान का योगदान होता है। तापमान क्या होता है? द्रव को गर्म करने पर वाष्पन तेजी से होता है
उदाहरण स्वरूप, गर्मी में तापमान अधिक होता है, इसलिए वाष्पन की प्रक्रिया भी तेज होती है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आज हमने इस कार्यक्रम में वाष्पन क्या होता है और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनको भी हमने समझा। साथ ही साथ पदार्थ के बहुत से गुण जैसे क्वथन, वाष्पन और इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। प्रिय शिक्षार्थियों, आज जो आपने पाठ पढ़ा है, इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके पास है, आप इस पते पर भेज सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में स्वागत है। अब हम वाष्प दाब के बारे में जानते हैं। किसी निश्चित तापमान पर द्रव के ऊपर वाष्प के अणु द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। इसे वाष्प दाब या साम्यावस्था वाष्प दाब कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रथम चित्र में द्रव धीरे धीरे वाष्पित हो रहा है और उसके अणु धीरे धीरे फैल रहे हैं। द्वितीय चित्र में संघनन की प्रक्रिया दर्शाई गई है। इस चित्र में दिखाया गया है कि वाष्पन और संघनन की दरें समान हो गई हैं और साम्यावस्था प्राप्त हो गई है। साम्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं एक समान गति से चलती हैं, इसलिए इस अवस्था को साम्यावस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव का वाष्प दाब 17.5 टॉर होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है। इसे आप ऐसे समझें जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ताप बढ़ने से वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ती है। इसलिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ती है। ताप बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताप बढ़ाने से और अधिक अणुओं में आकर्षण बल को पराभूत करने योग्य ऊर्जा आ जाती है और वे सतह से निकलकर वाष्प बन जाते हैं। अभी तक आपने जाना कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ती है, साथ ही साथ वाष्प दाब में भी बढ़ोतरी होती है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो प्रारंभ में बर्तन के सतह से बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, बुलबुलों का बनना और तेज हो जाता है और अंत में पानी उबलने लगता है। इसे हम क्वथन कहते हैं। क्वथन किसी निश्चित तापमान पर द्रव के ऊपर वाष्प के अणु द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। इसे वाष्प दाब या साम्यावस्था वाष्प दाब कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी पात्र में जल गर्म किया जाता है तो उसकी तली में बुलबुले बनने लगते हैं।
अधिक गर्म करने पर अधिक बुलबुले बनते हैं। कुछ समय बाद संपूर्ण द्रव में वाष्प के बुलबुले बनने लगते हैं। इसे द्रव का क्वथन कहते हैं, जैसा कि चित्र आ में दर्शाया गया है। क्वथनांक जिस तापमान पर द्रव का वाष्प दाब मानक वायुमंडलीय दाब या 760 टार के बराबर होता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर होता है? आइए हम इसे इस प्रकार समझते हैं। वाष्पन यह सभी ताप पर होता है। क्वथन यह एक विशिष्ट ताप पर होता है। वाष्पन यह एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि क्वथन यह एक तेज प्रक्रिया है। वाष्पन यह केवल द्रव के पृष्ठ पर होता है, जबकि क्वथन यह पूरे द्रव में होता है। वाष्पन और क्वथन के बाद आता है पृष्ठ तनाव। आइए इसके बारे में जानें। पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ का अणु पृष्ठ के अन्य अणुओं अथवा पृष्ठ के नीचे के अणु अंदर की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। परिणामतः पृष्ठ पर तनाव हो जाता है। यह परिघटना पृष्ठ तनाव कहलाती है। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब भी आप किसी द्रव्य को, जैसे पानी को, किसी बर्तन में रखते हैं तो उनका ऊपरी सतह हमेशा एक जैसा दिखता है। इसका वजह पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण ही किसी भी द्रव का ऊपरी सतह एक जैसा समान समतल दिखता है। इस चित्र में द्रव के पृष्ठ तनाव को दर्शाया गया है। मात्रात्मक दृष्टि से पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची एक काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर लंबवत और द्रव की ओर लगता है। इसे ग्रीक अक्षर गामा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। पृष्ठ तनाव का किसी भी द्रव के ऊपर क्या प्रभाव होता है, आइए हम इसे जानते हैं। द्रव की बूंदों का गोलतः आकार। प्रकृति में पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोलतः होती है। जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि बरसात के दिनों में पानी की बूंदें गोल आकार में गिरती हैं। पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम से कम करता है। चूँकि अल्पतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाला ज्यामितीय आकार गोलतः होता है, अतः बूंद गोलतः आकार धारण कर लेती है। आज हमने इस कार्यक्रम में पदार्थ के बहुत से गुण, जैसे क्वथन, वाष्पन और इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। प्रिय शिक्षार्थियों, आज जो आपने पाठ पढ़ा है, इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके पास है, आप इस पते पर भेज सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में स्वागत है।
द्रव का एक और गुण आर्द्रन और अनार्द्रन गुणधर्म होता है। आर्द्रन किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी ठोस के सतह को गीला करता है, और जो द्रव किसी ठोस के सतह को आर्द्र नहीं करता है उसे अनार्द्र गुण कहते हैं। जब एक द्रव की बूंद ठोस सतह पर रखी जाती है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फैलकर एक पतली परत बना लेती है। ऐसा द्रव आर्द्रन द्रव कहलाता है। उदाहरण के लिए, पानी की बूंदें शीशे की सतह पर फैल जाती है, परंतु कुछ द्रव अलग तरह से व्यवहार करते हैं। इसे आप चित्र द्वारा समझ सकते हैं। अनार्द्रन द्रव के उदाहरण के लिए, मरकरी की बूंद शीशे की सतह पर नहीं फैलती है। ऐसे द्रव को अनार्द्रन द्रव कहते हैं, जो कि इस चित्र द्वारा प्रदर्शित है। आर्द्रन द्रव उस द्रव को कहते हैं जो किसी ठोस के सतह को आर्द्र कर देता है या उसके सरफेस पे पूरी तरह फैल जाता है, जैसे कि जल। जबकि अनार्द्रन द्रव उन्हें कहते हैं जो किसी ठोस के सतह पे फैलते नहीं हैं या उसके सतह को आर्द्र नहीं करते हैं, जैसे कि मरकरी। द्रवों की आर्द्रन या अनार्द्र प्रकृति दो तरह के बलों पर निर्भर करती है: कोहेसिव बल और एडहेसिव बल। कोहेसिव बल द्रव के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल को कहते हैं, और यह बल दो समान अणुओं के बीच लगता है। एडहेसिव बल द्रव और ठोस के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल को एडहेसिव बल कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कागज़ के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वह है द्रव और कागज़ ठोस। इन दो पदार्थों के बीच जो अंतराण्विक बल लगता है उसे एडहेसिव बल कहते हैं। या आप इस तरह समझें कि जब दो भिन्न पदार्थों के बीच बल लगता है उसे हम एडहेसिव बल कहते हैं। कोहेसिव और एडहेसिव बल को हम इस चित्र द्वारा जान सकते हैं। जब एडहेसिव बल कोहेसिव बल से प्रबल होता है तो द्रव उस विशिष्ट ठोस सतह के प्रति अनार्द्रन प्रकृति प्रदर्शित करता है। द्रव का द्रव की ओर आकर्षित होना कोहेशन कहलाता है। किसी द्रव का अन्य पदार्थ की ओर आकर्षण एडिशन कहलाता है। कोशिका में द्रव के चढ़ने और गिरने की प्रक्रिया को कोशिका क्रिया कहते हैं। अब हम कोशिका क्रिया को एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें इस सामग्री की ज़रूरत है: दो पेट्री डिश, दो ग्लास की कोशिका नली, पानी, मरकरी। इस क्रिया की विधि है: पहले एक पेट्री डिश में पानी लें और 3 या 4 सेंटीमीटर लंबे कोशिका नली एक सिरा उस पानी में डुबोएं, और दूसरी पेट्री डिश में मरकरी लें और दूसरी 3 या 4 सेंटीमीटर लंबी कोशिका नली के एक सिरे को उस मरकरी में डुबोएं।
इस परीक्षण में हमने जाना कि जिस कोशिका नली को पानी में डुबोया था वह द्रव ऊपर की ओर चला गया है, परंतु उसका ऊपरी सतह नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। जबकि दूसरे प्रयोग में जिसमें कोशिका नली को मरकरी में डुबोया गया था, इसमें भी द्रव कोशिका नली में थोड़ा चढ़ा है, परंतु उसका ऊपरी सतह ऊपर की तरफ उठा हुआ है। इस प्रक्रिया को कोशिका क्रिया कहते हैं। जब कोशिका नली को पानी में डुबोया जाता है, तब कोशिका नली में पानी का सतह नीचे की तरफ झुका होता है, क्योंकि इस अवस्था में कोहेसिव बल और एडेसिव बल दोनों काम करते हैं। चूँकि इस अवस्था में पानी और ग्लास के बीच एडेसिव बल ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए पानी का ऊपरी सतह नीचे की तरफ झुका होता है। जबकि मरकरी के संदर्भ में कोशिका नली में मरकरी का ऊपरी हिस्सा उठा हुआ होता है, क्योंकि इस अवस्था में मरकरी के बीच लगने वाला कोहेसिव बल ज़्यादा प्रबल होता है। आपने यह देखा होगा कि जब हम पानी को किसी ठोस सतह पे डालते हैं तो वह बहुत तेज़ी से फैलता है, जबकि शहद को अगर हम किसी ठोस सतह पे डालते हैं तब इसका फैलाव बहुत कम या धीमा होता है। द्रव में इस प्रवाह का अंतर द्रवों के सतह के बीच आंतरिक घर्षण के कारण होता है और द्रव के इस गुण को सयांता या विस्कोसिटी कहते हैं। जब एक द्रव अपरिवर्तित रूप से प्रवाहित हो रहा होता है तो वह परतों में प्रवाह करता है और एक परत दूसरी परत पर फिसलती जाती है। इसे स्तरीय प्रवाह कहते हैं। इसे चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। अलग अलग परतें अलग अलग वेग से प्रवाह करती हैं। अंतराण्विक बलों के कारण प्रत्येक परत दूसरे परत के साथ घर्षण बल का अनुभव करती है। दो परतों के बीच यह घर्षण बल निम्न कारणों पर निर्भर करता है। दोनों परतों के बीच स्पर्श क्षेत्रफल A, परतों के बीच वेग का अंतर du तथा जहाँ ईटा एक नियतांक है। सयांता का मात्रक पॉइस है। आज हमने इस कार्यक्रम में कोहेसिव और एडेसिव बल को परिभाषित किया और यह किस प्रकार दो तरल के गुण धर्मों को प्रभावित करता है, इसे भी हमने बताया। प्रिय शिक्षार्थियों, आज जो आपने पाठ पढ़ा है, इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके पास है, आप इस पते पर भेज सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग।